नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजस्थान की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की, और इसमें ये आज हमारा लास्ट वीडियो है। इसके साथ ही राजस्थान पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का पूरा ये सेक्शन, ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होती है। बाकी चीज़ें देखो करंट अफेयर्स के साथ में अपडेट होती रहेंगी। ऐसी बात नहीं है कि पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया। सब कुछ कंप्लीट केवल स्टैटिक पार्ट, कि हाँ अब आपके बेसिक्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको केवल और केवल करंट अफेयर्स के रिक्वायरमेंट है अलॉन्ग विद दीज 22 वीडियोस। और अगर आप नोट्स ले चुके हैं तो नोट्स के साथ में आपको केवल करंट अफेयर्स को अपडेट करना है। फिर राजस्थान पॉलिटी में आपको इससे बाहर शायद ही कुछ मिले। ठीक है, तो ऐसे में देखो राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट है, ज्योग्राफी के साथ में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कंप्लीट हो गया। तो स्टैटिक पोर्शन में देखो ये मेन चीज़ 4 होती हैं। अगर राजस्थान जीके की बात की जाए तो चारों हमारी कंप्लीट हो गई है। हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत अगर मोर और लेस कुछ अपडेट आता है तो वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस अपडेट में कोई डाउट नहीं है। और आपको लगता है कि कोई टॉपिक बच रहा है कि सर ये टॉपिक अभी तक आपने नहीं कराया, कमेंट बॉक्स में बता दो। नेक्स्ट वीडियोज़ में आने वाले टाइम पर आपको डेफिनेटली वो कवर करके दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट और साथ में करंट अफेयर्स इन इंग्लिश, ये सारे आप ले सकते हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। हैंडमेड जिस कंटेंट से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट आपको मिल जाएगा। प्राइसेस क्या है, क्या प्रोसेस होगा परचेज़ करने का, वो सारी डिटेल्स टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है। सर्च करो गार्गी 33 तो आपके सामने लिंक आ जाएगा टेलीग्राम पे लिखा हुआ गार्गी क्लासेस RPSC। उसको आप ज्वाइन कर लेना उस चैनल को। और वहीं पर एक पिंड मैसेज है, ऊपर ही ऊपर बिल्कुल पिंड मैसेज, उस पर क्लिक करोगे तो सीधा उस मैसेज पर डायरेक्ट कर देगा वो, जहाँ पर पूरी डिटेल गिवन है। राइट, पूरी डिटेल्स गिवन है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी देखो कंप्लीट है RAS के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे में ये कंटेंट तो देखो RAS के हिसाब से बना रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है इसमें, RAS पे है फोकस्ड। पर दूसरी भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप राजस्थान में कर रहे हो तो दीज नोट्स आर इक्वली रेलेवेंट, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये नोट्स लेने का, और अगर आप मान लो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। आराम से पढ़ करके खुद के हैंडमेड नोट्स बना लो, वो और भी अच्छा रहेगा, वो आपके ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। ये हमारा लास्ट पड़ाव, ये राजस्थान पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का टॉपिक है आज का, सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर देखो इसको हिंदी में बोला जाता है नागरिक अधिकार पत्र। अब यहाँ पर अगर आप सिटीजन्स को राइट्स की बात कर रहे हो, या फिर उनकी जो डिमांड्स है, या फिर उनकी जो फंडामेंटल्स उनको फुलफ़िल करने की बात करते हो कि हाँ जी वो सिटीज़न होने के नाते उनके क्या क्या राइट्स बनते हैं। क्योंकि सरकार कौन है, सरकार बनाते हैं वहाँ के लोग। जैसे आज हम हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को पढ़ें तो शुरुआत कहाँ से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो बनाने वाले कौन है सरकार को, यहाँ के लोग। अब लोग बना रहे हैं सरकार को, तो सरकार अपने आप में कोई ऐसी अथॉरिटी या ऐसी कोई एंटिटी नहीं है जिसके ऊपर कोई सवाल ही ना कर सके। तो सवाल करना एक लाजमी सी बात है, पहली चीज़। दूसरा, सरकार क्या कर रही है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है कि हाँ सिटीजन्स अवेयर हों, सिटीजन्स को पता रहे कि सरकार सही कर रही है कि गलत। अगर सही कर रही है तो दैट्स ओके, गलत करती है तो वहाँ पर उसकी सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सवाल पूछना कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, क्या आप कदम उठा रहे हो, लॉन्ग टर्म में आपका क्या प्लान है, समझ गए। तो वो चीज़ आपके सामने लेकर के आता है ये सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर बेसिकली फोकस करता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, गवर्नमेंट और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली होता है। और गवर्नमेंट चलती किससे है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ क्यों रहे हैं, वजह कि सरकार चलती है लोगों के पैसों पे। आज अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो डेमोक्रेसी में आप टैक्स पे करते हो, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, और शायद पैदा भी नहीं होता है तब से उसके जो भी पालन पोषण के लिए जो भी चीज़ें हम परचेज करके लेके आते हैं मार्केट से, उस पर आप GST पे करते हो, तो वो बच्चा, एक छोटा सा बच्चा भी टैक्स पे कर रहा है।
तो आपके कमाए हुए पैसे के ऊपर अगर सरकार चल रही है तो आप सरकार से इस चीज़ को पूछने के लिए बिल्कुल हकदार हो कि भाई आप कर क्या रहे हो हमारे पैसे का। तो वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, उसके लिए ये सिटीजन चार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है। इसमें देखो काम क्या है कि कोई भी पॉलिसी या कस्टम को फॉर्मुलेट करने में एक्सीलेंस अचीव करना नंबर 1, और इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेंटली होनी चाहिए, तब जाकर के एक सिटीजन चार्टर इफेक्टिवली काम करता है, और यही इसके पर्पजेज हैं। ओके, इसके अलावा अगर आगे देखें, अगर फर्स्ट चार्टर की बात करें कि सबसे पहला चार्टर कब रिलीज हुआ था, तो देखो सबसे पहला चार्टर हुआ था ब्रिटेन में, जिसमें वो 1991 में, और काम क्या था इसका मेन ब्रिटेन में, पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करना कि सरकारी काम कैसे होता है क्या नहीं। आज जितना आपको पता है उतना शायद ही आज के 20 साल पहले, इंडिया की बात कर लो, ब्रिटेन क्यों, आज के 20 साल या 15 या 10 साल पहले भी लोग इतना अलर्ट नहीं थे कि हाँ सरकार में काम क्या हो रहा है, कौन ब्राइब खा रहा है, करप्शन क्यों हो रहा है, या करप्शन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अगर मेरी या फिर आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए, आपने बोला कि मुझे ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, या फिर कुछ सर्विसेज आप चाह रहे हो गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफिसर्स से, वो आपको वहाँ पर दे नहीं रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास में बहुत सारे ऐसे वेपन हैं जिनसे कि आप अपने बातों को पूछ सकते हो, भाई हमें बताओ, नहीं बताओगे तो फिर बाद में हम हमारी समस्याओं को लेकर के आगे जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पब्लिक अवेयरनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए ब्रिटेन में 1991 में ये सिटीजन चार्टर, ये फर्स्ट चार्टर का सेगमेंट शुरू हुआ था। इसमें काम क्या है, एक रेगुलर मॉनिटरिंग करना पब्लिक सर्विसेज की। इससे क्या होगा कि पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर एक लगाम लगेगी और उनको सही से काम करना पड़ेगा। बेशक आप भी आने वाले टाइम के पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आप भी थोड़ा इस चीज़ के लिए अलर्ट रहो कि हाँ जी, सिटीजन चार्टर जो है वो इसी चीज़ के लिए है कि लोगों को राइट्स मिले उनके। अब देखो इसमें डिमांड की बात करें कि सिटीजन चार्टर की डिमांड जो है वो इंडिया में कब हुई, तो ये देखो रेगुलर बेसिस पे होती रही है। कभी किसी स्टेट में, कोई डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली हो रही है, या कोई एक स्टेट में, राजस्थान में भी बात करो तो लगातार होती रहती है, आवाज़ें उठती रहती है। तब जा कर के देखो सेंट्रल गवर्नमेंट पे थोड़ा दबाव बनता है। फिर 1996 में चीफ सेक्रेटरीज की एक समिट होती है, एक मीटिंग होती है, जिसमें कोशिश ये रहती है कि कैसे भी करके पब्लिक का ट्रस्ट जो है ना उसको रीस्टैब्लिश किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। किस चीज़ को लेकर के, एक तो ये कि इम्पार्शियलिटी बढ़ती जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ऐसा नहीं कि जो ऑफिसर काम कर रहा है वो अपनी चहेते लोगों को ही केवल उन्हीं की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो ऑफिसर इन्फ्लुएंस्ड है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बाई पार्टीशन होना चाहिए, किसी भी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं, इम्पार्शियल वे में काम करने की ज़रूरत है। पर फिर भी इंसान है, इन्फ्लुएंस रहता है। पर मान लो कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड है और उसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड लोगों के काम करता है, बाकी लोगों के काम नहीं करता, तो ऐसे में तो पब्लिक ट्रस्ट डेफिसिट तो आ ही जाएगा ना कि भाई ये आदमी तो बेकार है, ये तो काम ही नहीं करता, ये कैसा अधिकारी है। राइट, सेम चीज़ एफिशिएंसी को लेकर के कि रेड टैपिज्म के चलते कितना ज़्यादा डिले होता है काम में, आज भी ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। आज तो चलो आपके पास में इंटरनेट है, 2 मिनट में आप अपनी एप्लीकेशंस अपलोड कर सकते हो कि सही है, हमें ये चीज़ चाहिए, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये अधिकारी इतना डिले कर रहा है, आप ट्रैप करवा देते हो लोगों को फ़ोटो वीडियो बना करके, वो सारी चीज़ें। पर पब्लिक ट्रस्ट का जो डेफिसिट है ना, जो कमी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो पब्लिक ट्रस्ट को इम्प्रूव करने के लिए ये चीफ सेक्रेटरीज की एक मीटिंग हुई थी 1996 में। इसमें काम क्या था, देखो एक इफ़ेक्टिव और एक रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैब्लिश करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है 1997 में, और उसके लीडर कौन थे, चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी ये। देखो रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉन्फ्रेंस होती है 1997 24 मई को, जिसको लीड किया जाता है, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे हमारे यहाँ पे इंदर कुमार गुजराल, IK गुजराल, इनकी लीडरशिप में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है। और फिर ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है इसमें 9 पॉइंट फॉर्मूला निकल के आता है। अब वो देख लो, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, क्विक एंड इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल, जल्दी से जल्दी किसी भी नागरिक की कोई भी समस्या है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना, ठीक है। नंबर 2,
ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि कोई भी काम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो रहा है, प्रशासक या प्रशासन में कोई भी कार्य हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें अगर पब्लिक डिमांड करे तो या पब्लिक डोमेन में आप पुट करो भाई, रेगुलर बेसिस पे बताओ। क्योंकि आप एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको सामने, अभी एक इमेज लेके आता हूँ तब आपको पता पड़ेगा। देखिए, यह आपके सामने सिटीजन चार्टर है, जिसमें देखो कि आप कैसे सर्विसेज ले सकते हो। इसमें एग्जांपल दिया है कि आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करो वो, या दूसरे कॉलम में बता रखा है कि कितनी देर लगेगी, और तीसरे कॉलम में बता रखा है कि इस सर्विस के लिए आपको अप्रोच किस पर्टिकुलर ऑफिसर को करना है। तो एक एक चीज़ बताई हुई है। तो ऐसे में क्या हो गया कि आप पहले से कैलकुलेट कर लो कि हाँ 3 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम टाइम को भी कैलकुलेट करके जाओगे, तो आप वहाँ पर पहुँच करके बोल दोगे भाई 15 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। ओके, अगर एक बार मेरा नंबर आता है तो फिर आपकी वेटिंग लिस्ट है वो एक बात अलग होती है। बाकी कम से कम इतना टाइम तो आपको मैक्सिमम इतने टाइम में तो आपका काम होने को है। तो ऐसे में आप क्या करते हो, हाँ जी ये कदम फॉलो करने शुरू किया, आपने स्टेप्स उठाए, ऑफिसर्स को अप्रोच किया, काम किया, और अगर इन ऑफिसर्स ने काम नहीं किया तो इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट में जाकर के आपको जो लीगल राइट्स दिए हुए हैं उन लीगल राइट्स के बेसिस पे अपनी क्लेम कर सकते हो। जो 2011-2012 का पब्लिक हियरिंग का और ये जो हमारे पास में लीगल राइट्स अवेलेबल है ना, आप उनको यूटिलाइज़ करो। क्या प्रॉब्लम है अगर कोई भी ऑफिसर आपको एंटरटेन ही नहीं कर रहा, आपकी बात ही नहीं सुन रहा है तो इससे क्या हो गया कि एक तो आपको ये पता पड़ गया कि मेरा टाइम, एक ये कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने, तैयारी क्या करनी है, और तीसरा कौन कौन से ऑफिसर से कांटेक्ट करना है। तब जाकर के आपकी अपनी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। तो आपको क्या प्रॉब्लम है जी, और इससे ज़्यादा एफिशिएंट वे में क्या काम हो सकता है। तो इसी चीज़ को लाने के लिए ये सिटीजन्स चार्टर इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। साथ में जो रूरल और अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गाँव में और अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करो तो शहरों में, इनकी सेल्फ एम्पावरमेंट कि हाँ भाई लोकल लेवल पे जितना ज़्यादा पावर इनको दी जाएगी उतना ही एफिशिएंटली अपने लोकल लोगों की ग्रीवेंसेस को, उनकी जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस कर पाएंगे वो आसानी से। पब्लिक सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट फाइनलाइज करना कि भाई आपके पास में कोई भी आता है काम तो उसमें कैसे आप बिहेव करोगे। प्रशासक के पास में भी तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, उनको भी तो गाइडलाइन मिलनी चाहिए कि भाई काम कैसे करना है क्या नहीं करना। अगर वो लाल फीताशाही के तरीके से काम करते रहे और फिर आप सिटीजन चार्टर की बात करो तो वो तो फिर कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया। क्या वो वाकई में आपको आपको सर्विसेज डिलीवर कर पाएंगे? नहीं, कोई डाउट नहीं, हो ही नहीं पाएगा। दूसरा फिर नेक्स्ट पॉइंट था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से, कि हाँ किसी भी सिटीजन को उस ऑफिस गवर्नमेंट कार्यालय से कुछ भी अगर काम है, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो वो सारी चीज़ें आरटीआई के थ्रू वो एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि उन अपने अपने ऑफिसेस की खुद की गाइडलाइंस होती है कि कौन से इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर सकते हैं कौन से नहीं। नंबर 2, आरटीआई में खुद में कुछ कैविएट्स हैं, कुछ वार्निंग्स हैं कि हाँ भाई नेशनल सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाह कर भी नहीं ले पाओगे, तो वो एक अलग बात है। बट फिर भी फैसिलिटेट तो किया कम से कम। 5वां पॉइंट था ये। 6ठा पॉइंट, करप्शन को ख़त्म करना, ऑफिशियल स्टेबिलिटी लेकर के आना एम्प्लॉयज़ में या पर्सनल्स में। इससे क्या हो जाएगा कि एक ऑफिस में एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो कम से कम 2 साल तक तो रहे, नहीं तो क्या होता है ट्रांसफ़र होते रहते हैं। लिस्ट आती है, सरकारें बदलती हैं, ट्रांसफ़र की लिस्ट पहले, सबसे पहला काम ही ट्रांसफ़र करने का काम होता है। क्योंकि सारी सरकारों का खेल क्या है, अशोक गहलोत जी अगर मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर अपॉइंटमेंट करेंगे कि हाँ मेरा चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, मेरे पास में क्या यहाँ पे जितने भी डायरेक्टरेट्स हैं, जहाँ जो भी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड डायरेक्ट इम्पोर्टेंट जो भी ऑफिसेज हैं वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट हो ऑफिसर्स का वो प्रो पार्टी हो, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे में करप्शन को ख़त्म करना और साथ में ऑफिशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना एम्प्लॉयज़ की का, ये भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट था इस कॉन्फ्रेंस में। फिर बात आता है सर्विसेज का डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा नहीं कि सारा पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में कुछ नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ डिसेंट्रलाइजेशन किया, पावर्स को दे दिया स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, तो पता पड़ा स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर पकड़ के बैठी है। जी आपने 73rd और 74th
73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए क्यों थे, अगर आपको पावर डिसेंट्रलाइजेशन ही नहीं करना है? तो सर्विसेज का भी सेम आप कॉन्सेप्ट करो कि हाँ भी कि एक जगह से नहीं, आपको सर्विसेज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट आपने डिवाइड कर रखे हैं, जिससे कि स्मूथ और इफेक्टिव मैनर में, एफिशिएंट मैनर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना वर्क कंडक्ट कर सके। देन कम्स रिव्यू ऑफ लॉज एंड प्रोसीजर्स, कि जो भी तरीके या जो भी कानून आपने कानून कायदे बना रखे हैं उनको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते रहो। ऐसा नहीं कि आपने 1990s में एक कानून बनाया और वो अभी तक 2021 में भी आपने अपडेट नहीं किया, तो वो चीज़ हो जाएगी क्या कि ये तो रिजिड है सिस्टम, तो वो पब्लिक फिर रिलाई नहीं करेगी, ट्रस्ट नहीं बनेगा पब्लिक का कि यार ये तो पुराने कानूनों पे चलने वाले लोग हैं। आज कहाँ ज़माना है टेक्नोलॉजी का, वेब पोर्टल पे काम होना चाहिए, और ये अभी भी कागज़ों में एक पेन कॉपी में फंसे पड़े हैं। समझ गए? मैनुअल वर्क हो रहा है, ये कोई तरीका थोड़े ना होता है। तो आपका ट्रस्ट ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, बिल्कुल डेफिसिट हो जाएगा ट्रस्ट का। लास्ट वन इज अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन चार्टर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थे इस कॉन्फ्रेंस में। तो सिटीजन चार्टर इसी का एक कह सकते हो कि ओरिजिन सिटीजन चार्टर का 24 मई 1997 की इस कॉन्फ्रेंस से ही हुआ, और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत भी यहाँ से हो जाती है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट के लिए, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चीफ मिनिस्टर्स एंड पीएम की जो मीटिंग हुई थी उसमें यह डिसाइड हुआ था। फिर देखो राजस्थान की बात करें तो 1998 में राजस्थान ने फॉर्मुलेट किया था अपने यहाँ पर चार्टर, कहाँ पर? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में पहली बार, पीडीएस डिपार्टमेंट जो है उसमें पहली बार सिटीजन चार्टर की शुरुआत हुई थी 1998 में। और ये कोशिश थी कि राजस्थान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उनको आगे की तरफ पुश किया जाए कि हाँ हम अब भी दुनिया के साथ में कदम से कदम मिला करके चलना है। तो देखिए ये था पूरा का पूरा कंटेंट हमारा राजस्थान पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से रिलेटेड। सब कुछ कंप्लीट है, कुछ भी टॉपिक नहीं बचा है, मिसलेनियस कंटेंट है वो देखो जी, बात ऐसी है, करंट अफेयर से अपडेटेड रहो। अभी तक जनवरी टू मई तक कंप्लीट है, उसको देख सकते हो, उसका भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो, राजस्थान करंट अफेयर्स इन इंग्लिश, उसमें पूरा आराम से कवर हो जाएगा। 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहीं पर डिस्कस की है। कोई डाउट हो, कुछ और अगर क्वेरी हो आप कमेंट करो। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है मैं बिल्कुल क्लियर, एकदम स्मूथ, फेयर, मतलब एक तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एकदम नीट एंड क्लीन लैंग्वेज में प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो आशा है आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, आप कंटिन्यू फॉलो करो और भी बाकी सीरीज़ को, और गार्गी क्लासेस से एसोसिएटेड रहो। इंग्लिश में करंट अफेयर्स आपको हर मंथ में मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।